हिंदी साहित्य लेक्चर 146। भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी का अंतर संबंध। भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी का अंतर संबंध, जिसमें भारत के जनसाधारण के लिए हिंदी संपर्क भाषा है। यानी भारत के जनसाधारण के लिए हिंदी संपर्क भाषा है। यानी 10 राज्य में 40% जनसंख्या हिंदी बोलती है। लगभग 7 राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी है। लगभग 7 राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी है। अन्य राज्यों में काम चलाऊ स्थिति है। अन्य राज्यों में काम चलाऊ स्थिति है, जैसे तमिलनाडु, सिक्किम में। तमिलनाडु, सिक्किम में काम चलाऊ स्थिति है। भारत के अभिजात वर्ग की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत के अभिजात वर्ग की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अप्रवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों की प्रायः संपर्क भाषा। अप्रवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों की प्रायः संपर्क भाषा हिंदी है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए लग रहा है कि अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है और यदि कुछ न किया जाए तो आने वाले 400 से 500 वर्षों में अंग्रेजी संपर्क भाषा होने का दावा कर सकती है। इसीलिए आवश्यक है कि सरकार और समाज इस मामले में गंभीर हस्तक्षेप करे। दोबारा से पढ़ूंगा। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए लग रहा है कि अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है और यदि कुछ न किया जाए तो आने वाले 400 से 500 वर्षों में अंग्रेजी संपर्क भाषा होने का दावा कर सकती है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार और समाज इस मामले में गंभीर हस्तक्षेप करे। अब देखते हैं विश्व भाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी का अस्तित्व, संघर्ष। तो विश्व भाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी का अस्तित्व या संघर्ष को नोट्स में से देखेंगे, प्रिंटेड नोट्स में से। और इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं। वैश्वीकरण के दौर में, यानी राजभाषा जो है, राजभाषा के रूप में हिंदी का अस्तित्व या संघर्ष, ये हम नोट्स में से देखेंगे। और विश्व भाषा के रूप में हिंदी का अस्तित्व या संघर्ष, ये हम देखते हैं। तो वैश्वीकरण के दौर में विश्व की सफल भाषाओं में सफल होने का संघर्ष। वैश्वीकरण के दौर में विश्व की सफल भाषाओं में सफल होने का संघर्ष। यूएन में आधिकारिक भाषा बनने का संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा बनने का संघर्ष, ये हमें नोट्स में से पढ़ लेना है, प्रिंटेड नोट्स में से। तो वैश्वीकरण के दौर में विश्व की सफल भाषाओं में सफल होने का संघर्ष में हम देखते हैं, यह संघर्ष अंग्रेजी और मंडारिन के साथ है। यह संघर्ष अंग्रेजी और मंडारिन के साथ है। इसमें विजय तभी हासिल होगी जब पहला पॉइंट है, भारत आर्थिक और वाणिज्यिक स्तर पर विश्व की बड़ी ताकत के रूप में उभरे। और दूसरा पॉइंट है, भारत के भीतर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़े और गैर हिंदी क्षेत्रों में भी उसे सामान्य रूप से अपनाया जाए। ठीक। अब हम देखते हैं भारत के विभिन्न राज्यों में राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। दोबारा से बोलूँगा। भारत के विभिन्न राज्यों में राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, जिसमें पहला पॉइंट है, अधिकांश हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को राज्य की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 345 के अनुसार। तो अधिकांश हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को राज्य की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 345 के अनुसार। जैसे कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में राज्यों में हिंदी को राज्य का राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो कुछ ऐसे राज्य जहां की राजभाषा कुछ गैर हिंदी आर्य भाषा है। कुछ ऐसे राज्य जहां की राजभाषा
कुछ गैर हिंदी आर्य भाषा है। उन्होंने हिंदी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। उन्होंने हिंदी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। अनुच्छेद 345 तथा 347 तथा 350 में इस तरह की भावना व्यक्त की गई है। अनुच्छेद 345 तथा 347 तथा 350 में इस तरह की भावना व्यक्त की गई है। तीसरा पॉइंट है, वर्ग ग के राज्यों में राजभाषा नियम 1976। राजभाषा नियम 1976 में वर्ग ग के राज्यों में प्रायः हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं है, किंतु अनुच्छेद 350 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हिंदी में अपना अभ्यावेदन राज्य के समक्ष प्रस्तुत करता है तो यह राज्य की जिम्मेदारी है कि उसके साथ संवाद करे। वर्ग ग के राज्यों में राजभाषा नियम 1976 में प्रायः हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं है, किंतु अनुच्छेद 350 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हिंदी में अपना अभ्यावेदन राज्य के समक्ष प्रस्तुत करता है तो यह राज्य की जिम्मेदारी है कि उसके साथ संवाद करे। चौथा पॉइंट है, भारत के किसी भी राज्य के पास केंद्र या किसी भी अन्य राज्य का पत्र हिंदी में आता है तो राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार उसे हिंदी में ही जवाब देना होगा। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य के पास केंद्र या किसी भी अन्य राज्य का पत्र हिंदी में आता है तो राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार उसे हिंदी में ही जवाब देना होगा। और पांचवा पॉइंट है, वर्ग ग या अन्य राज्यों में किसी भी केंद्रीय कार्यालय में मोहरे, नामपट्ट तथा सभी कागजात अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होने अनिवार्य हैं। तो वर्ग ग या अन्य राज्यों में किसी भी केंद्रीय कार्यालय में मोहरे, नामपट्ट तथा सभी कागजात अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होने अनिवार्य हैं। अब देखते हैं द्वितीय राजभाषा का औचित्य। द्वितीय राजभाषा का औचित्य, इसमें पहला पॉइंट है, यह अर्थ कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया था तो साथ में अंग्रेजी को क्यों रखा गया। यह अर्थ कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया था तो साथ में अंग्रेजी को क्यों रखा गया। अनुच्छेद 120, 210, 343, 345, 348। ठीक, इसका औचित्य 1950 में था क्योंकि एक झटके में राजभाषा को बदलना आसान न था, किंतु 15 वर्षों में जो संक्रमण काल पूरा हो जाना चाहिए था, राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण वह पूरा नहीं हो सका। इसलिए वर्तमान स्थिति अनौचित्यपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है, यह अर्थ कि यदि किसी राज्य में जनता का एक पर्याप्त हिस्सा किसी विशेष भाग का प्रयोग करता है तो मुख्य राजभाषा के साथ साथ उस द्वितीय भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जा सकेगा। अनुच्छेद 345 में प्रावधान है, 347 और 350 में यह मूल भावना है। यानी अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान है और 347 और 350 में यह मूल भावना है। यह स्थिति औचित्यपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। यह स्थिति औचित्यपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी अनुशंसा दी थी कि जिन भाषाई समुदायों की आबादी 30% या अधिक है उन्हें द्विभाषी राज्य माना जाना चाहिए। इसके मद्देनज़र संविधान का 7वां संशोधन 1956 हुआ।
जिसके माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 350 का और खास जोड़े गए। ठीक है, इसके मद्देनजर संविधान का 7वां संशोधन 1956 हुआ, जिसके माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 350 का और खास जोड़े गए। तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन का समापन भाषण देते हुए प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा ने कहा, भारत के सरकारी कार्यालयों में हिंदी की स्थिति उस रथ जैसी है जिसके घोड़े आगे की बजाय पीछे जोत दिए गए हों। तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन का समापन भाषण देते हुए प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा ने कहा, भारत के सरकारी कार्यालयों में हिंदी की स्थिति उस रथ जैसी है जिसके घोड़े आगे की बजाय पीछे जोत दिए गए हों। पीसीएस क्वेश्चन 13 में लास्ट में इसे जोड़ना है। ठीक है, यूपी पीसीएस। अब हम देखते हैं टॉपिक 5-10, टॉपिक 5वां और 10वां, यानी मानकीकरण। मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। तो मानकीकरण के 3 स्तर हैं। पहला, सबसे पहले बोली जाती है, सबसे पहले बोली बनती है। मानकीकरण के 3 स्तर, पहला है सबसे पहले बोली बनती है, दूसरा है केंद्रीय बोली भाषा बन जाती है, और तीसरा है मानक भाषा हो जाती है। यानी सबसे पहले बोली बनती है, फिर केंद्रीय बोली भाषा बन जाती है, फिर मानक भाषा, वही मानक भाषा होती है। अब हम देखते हैं मानकीकरण की समस्याएं। तो मानकीकरण की समस्याएं में हम पहले देखेंगे ध्वनि, इसे मतलब 4 भागों में देख सकते हैं। ध्वनि या उच्चारण की समस्या, शब्दावली, व्याकरण, लिपि। मानकीकरण की समस्याएं में ध्वनि या उच्चारण, शब्दावली, व्याकरण, लिपि। ठीक, अब हम देखते हैं हिंदी के मानकीकरण के ऐतिहासिक प्रयास। हिंदी के मानकीकरण के ऐतिहासिक प्रयास को हम 2 भागों में देखते हैं। पहला है उच्चारण शब्दावली व्याकरण के मानकीकरण के प्रयास। उच्चारण शब्दावली व्याकरण के मानकीकरण के प्रयास। और दूसरा देखेंगे देवनागरी लिपि व हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के प्रयास। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, देवनागरी लिपि व हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के प्रयास। ये हमें लिपि के नोट्स से 3-4 बिंदु इसमें लिखना है। किसमें? देवनागरी लिपि व हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के प्रयास में हमें लिपि के नोट्स से 3-4 बिंदु लिखना है। अब हम देखते हैं उच्चारण शब्दावली व्याकरण के मानकीकरण के प्रयास। तो राजा द्वय जो हैं, राजा द्वय यानी शिव प्रसाद तथा लक्ष्मण सिंह, तो राजा द्वय यानी शिव प्रसाद तथा लक्ष्मण सिंह जो हैं वो उच्चारण शब्दावली व्याकरण के मानकीकरण के प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला नाम है राजा द्वय यानी शिव प्रसाद तथा लक्ष्मण सिंह द्वारा इसका प्रयास किया गया। दूसरा है भारतेंदु युग ने 1873 ईस्वी में कहा कि हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का स्वरूप स्थिर होने लगा। इन्होंने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली का स्वरूप स्थिर होने लगा। और तीसरे पॉइंट में कहते हैं द्विवेदी युग में कामता प्रसाद गुरु का नाम आता है, और द्विवेदी किसके नाम? द्विवेदी का भी नाम आता है, और श्रीधर पाठक आदि भी द्विवेदी युग में आते हैं, जिन्होंने उच्चारण शब्दावली व्याकरण के मानकीकरण के प्रयास किए। तो द्विवेदी युग में कामता प्रसाद गुरु, द्विवेदी, श्रीधर पाठक आदि का भी नाम आता है। फिर छायावाद में देखते हैं। छायावाद में नाम आता है आचार्य शुक्ल, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी को भी कहा, हिंदुस्तानी भाषा का भी नाम लिया। तो छायावाद में आचार्य शुक्ल, महात्मा गांधी। स्वतंत्र भारत में बात करें तो भारत सरकार तथा कई संस्थाएं जिन्होंने उच्चारण शब्दावली व्याकरण के मानकीकरण के प्रयास किए। ठीक, अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि का उद्भव। देवनागरी के लिपि के उद्भव में पहले हम देखेंगे ब्राह्मी लिपि।
तो ब्राह्मी लिपि में 2 लिपि हैं, एक दक्षिण ब्राह्मी, एक उत्तरी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी में है द्रविड़ परिवार की लिपियाँ, दक्षिण ब्राह्मी में है द्रविड़ परिवार की लिपियाँ, और जबकि उत्तरी ब्राह्मी में है गुप्त लिपि। उत्तरी ब्राह्मी में कौन है? गुप्त लिपि। गुप्त लिपि जो है उसे कुटिल लिपि भी बोलते हैं, गुप्त लिपि को कुटिल लिपि भी कहते हैं। फिर कुटिल लिपि 2 भागों में बांटते हैं, शारदा, प्राचीन नागरी। शारदा और प्राचीन नागरी। कुटिल लिपि जो शारदा है वो कश्मीर में है, कश्मीर में बोली जाती है, मतलब लिखी जाती है। और प्राचीन नागरी जो है, कुटिल लिपि प्राचीन नागरी जो है वो उसी से देवनागरी बना। देवनागरी उसी का भाग है। देवनागरी तिरहुत या कैथी यानी मैथिली, तिरहुत या कैथी या मैथिली जिसे बोलते हैं, गुरुमुखी यानी जो पंजाबी है, गुजराती जो बांग्ला का है। तो ये सभी जो हैं वो कुटिल लिपि से निकली, कुटिल लिपि के प्राचीन नागरी से निकली। प्राचीन नागरी से कौन कौन निकली? देवनागरी, तिरहुत या कैथी या मैथिली बोल सकते हैं, मैथिली भाषा। तीसरा गुरुमुखी यानी पंजाबी, और चौथा गुजराती यानी बांग्ला। ठीक, अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि का मानकीकरण। देवनागरी लिपि का मानकीकरण में सबसे पहले देव का क्या है? देव का अर्थ क्या है? तो देव का अर्थ है संस्कृत की लिपि, संस्कृत की लिपि यानी देव भाषा। तो देव का मतलब है संस्कृत की लिपि, देव भाषा, संस्कृत की लिपि, देव भाषा यानी धार्मिक साहित्य। तो देव क्या है? देव का मतलब धार्मिक साहित्य की संस्कृत की लिपि, देव भाषा, इन दोनों में से हो सकता है। नागरी मतलब, नागरी का क्या अर्थ है? ये नगरों से संबंधित हो सकता है या नागर ब्राह्मणों द्वारा विकसित हो सकता है। नगरों से संबंधित और नागर ब्राह्मणों द्वारा विकसित। तब देवनागरी का क्या अर्थ हुआ? देवनागरी देवनगर आता है एक अर्थ इसका, देवनगर जो कि तावीज है, जिसे ताबीज भी कहते हैं, देवनगर यानी तावीज। या देवनागरी में चंद्रगुप्त द्वितीय का भी नाम आता है, जिन्होंने खुद को देव कहा। तो देवनगर आता है यानी तावीज। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद को देव कहा। इसमें एक और आता है देवनगर। देवनगर एक है जिसे काशी भी कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से लेक्चर 146 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 147, इसमें 2 शब्द हैं, पहले स्वनिम और संस्वन। स्वनिम और संस्वन। स्वनिम का अर्थ है अर्थभेदक सूक्ष्मतम ध्वनि, अर्थभेदक सूक्ष्मतम ध्वनि को स्वनिम कहते हैं। और संस्वन क्या है? श्रुतिभेदक सूक्ष्मतम ध्वनि, श्रुतिभेदक सूक्ष्मतम ध्वनि को संस्वन कहते हैं, जो अर्थभेदक न हो, यानी श्रुतिभेदक सूक्ष्मतम ध्वनि जो अर्थभेदक न हो उसे संस्वन कहते हैं। तो वर्तनी जो है वो, वर्तनी और लिपि हम देखते हैं। लिपि क्या है? वो ध्वनियों के संकेत हैं। लिपि क्या है? ध्वनियों के संकेत। वर्तनी क्या है? वो लिपि और लेखन में काम आने वाले अन्य नियम हैं। वर्तनी क्या है? लिपि और लेखन में काम आने वाले अन्य नियम हैं। जबकि लिपि क्या है? ध्वनियों के संकेत हैं। तो लिपि छोटा है, वर्तनी उससे बड़ा है, यानी लिपि ध्वनियों के संकेत है, तो वर्तनी लिपि और लेखन में काम आने वाले अन्य नियम हैं। ठीक, अब हम देखते हैं टॉपिक नागरी लिपि, और इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है पेज नंबर 63 पे है। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन 1 है, इसमें लिखना है देवनागरी लिपि की विशेषताएं या वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि की विशेषताएं या वैज्ञानिकता, मानकीकरण के चारों स्वर। और इसमें लिखना है मानकीकरण के लिए लिपि अनिवार्य तथा प्रसार के लिए लिपि होना जरूरी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है मानक हिंदी का व्याकरण, इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में मानक हिंदी का व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में लिखना है स्वरूप। स्वरूप में देखना है देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन वर्णनात्मक है। देवनागरी बेहतर क्यों, ये हमें बताना है। क्या लिखना है स्वरूप में? क्या लिखना है? देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन वर्णनात्मक है। देवनागरी बेहतर क्यों? तो हिंदी भाषा का मानकी, और फिर लिखना है हिंदी भाषा का मानकीकरण, मानकीकरण लिखना है।
क्वेश्चन 4 में क्या लिखना है, क्वेश्चन 1 के तरीके से लिखना है जो अभी हमने बताया। क्वेश्चन 1 में देवनागरी लिपि की विशेषताएं या वैज्ञानिकता, मानकीकरण के चारों स्वर, मानकीकरण के लिए लिपि अनिवार्य तथा प्रसार के लिए लिपि होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में लिखना है स्वाभाविक संबंध नहीं है, भाषा के साथ लिपि का होना जरूरी नहीं है, पर लिपि के लिए भाषा का होना जरूरी है। हिंदी के मानकीकरण में देवनागरी लिपि का महत्व हमें लिखना है। क्या क्या लिखना है, स्वाभाविक संबंध नहीं है, भाषा के साथ लिपि का होना जरूरी नहीं है, पर लिपि के लिए भाषा का होना जरूरी है, और लिखना है हिंदी के मानकीकरण में देवनागरी लिपि का महत्व। क्वेश्चन 6 के उत्तर में लिखना है अनुच्छेद 351 के आधार, अनुच्छेद 351 के आधार यानी सही अर्थ में राजभाषा हिंदी तभी जब प्रचार प्रसार संभव, वो भी देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में सारे प्रतीकों और चिन्हों का भी समायोजन हो। क्वेश्चन 6 के उत्तर में क्या लिखना है, अनुच्छेद 351 के आधार यानी सही अर्थ में राजभाषा हिंदी तभी जब प्रचार प्रसार संभव, वो भी देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में सारे प्रतीकों और चिन्हों का भी समायोजन हो। सारे प्रतीकों और चिन्हों मतलब अखिल भारतीय लिपि। क्वेश्चन 7 के उत्तर में लिखेंगे देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। क्वेश्चन 8 के उत्तर में लिखेंगे देवनागरी लिपि के मानकीकरण के सुझाव, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के सुझाव जिसमें होने चाहिए कि जगह हो गए हैं, यानी देवनागरी लिपि के मानकीकरण के सुझाव में जो वहाँ लिखा होगा होने चाहिए, तो अब वहाँ पे लिख गए हैं कि हो गया है। क्वेश्चन 9 के उत्तर में लिखना है सावरकर, केलकर आदि ने क्या क्या दिया, फिर भारत सरकार ने क्या सुझाव लिया, ये हमें लिखना है। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। क्या देखेंगे हम देखेंगे हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। इसमें पहला पॉइंट है यह सुझाव स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही चर्चा में आने लगा था। स्वाधीनता के बाद वीपी काले जैसे विद्वानों ने समर्थन किया। भूमंडलीकरण बढ़ने की प्रक्रिया में यह सुझाव पुनः प्रचलित हुआ है। अंग्रेजी के लोकप्रिय लेखक चेतन भगत ने 2015 में दैनिक भास्कर में एक लेख लिखा, रोमन हिंदी के बारे में क्या ख्याल है। इस लेख के बाद पुनः यह विवाद तीव्र हुआ। प्रभु जोशी जैसे विद्वानों ने इस प्रस्ताव का मुखर विरोध किया। पक्ष में तर्क, इसमें पहला पॉइंट है आजकल प्रायः हर बच्चा अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि सीखता है। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के बच्चे भी मौखिक हिंदी जानते हैं, किंतु एक नई लिपि सीखने के भय से हिंदी से दूर भागते हैं। यदि रोमन लिपि में उन्हें हिंदी पढ़ने लिखने का मौका मिले तो हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाना आसान होगा। दूसरा पॉइंट है विदेशों में भारतीय मूल के ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी नई पीढ़ियां हिंदी का मौखिक प्रयोग करती हैं, किंतु उसे लिखने पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा होने पर वे भी हिंदी की पुस्तकों व साहित्य से जुड़ सकेंगी। तीसरा पॉइंट है रोमन लिपि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन तथा अन्य तकनीकी उपकरणों पर ज़्यादा आसानी से प्रयुक्त होती है। रोमन का प्रयोग होने से हिंदी को भी ये सुविधाएं मिल जाएंगी। अब देखते हैं विरोध के तर्क। इसमें पहला है सुविधा के मोह में पड़कर अपनी विरासत और परंपरा से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं। अंग्रेजी ने भारतीय भाषाओं का महत्व पहले ही काफ़ी कम कर दिया है। यदि हम उसकी लिपि भी मान लेंगे तो समस्या और गहरी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है रोमन लिपि में
हिंदी के सभी ध्वनियों को व्यक्त करने के संकेत नहीं हैं। उदाहरण था और था, दा और डा में अंतर करना तथा ड़ा, अंगा, ढा, बड़ा वाला मतलब डबल ला लिखना रोमन में संभव नहीं है। भारत में बहुत बड़ी आबादी, तीसरा पॉइंट है, भारत में बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो अपने स्थानीय भाषा और स्थानीय लिपि को जानते हैं। इस सुधार से उनकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यह सुझाव धीरे धीरे सभी भारतीय भाषाओं पर लागू हो सकता है। चौथा पॉइंट है, सूचना तकनीक का विकास ऐसे बिंदु पर आ चुका है जहां टाइपिंग की ज़रूरत ही खत्म होने वाली है। यूनिकोड आ जाने से यह समस्या वैसे भी लगभग समाप्त हो चुकी है। अतः कुंजी पटल जैसी समस्याएं भविष्य में यूं ही नहीं रहेंगी। देवनागरी को छोड़कर रोमन को अपनाना अकल्पनीय है, किंतु रोमन को हिंदी की वैकल्पिक रूप में स्वीकार करना बहुत बुरा विकल्प नहीं है। उर्दू, अरबी और देवनागरी दोनों में लिखी जाती है। मैथिली, तिरहुत और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। वैसे ही हिंदी को देवनागरी के साथ साथ रोमन में लिखा जा सकता है। अंग्रेजी भी जिस रोमन लिपि का प्रयोग करती है वह मूलतः लैटिन भाषा की लिपि है, जिसे यूरोप की सभी भाषाएं थोड़े बहुत अंतर के साथ प्रयोग में लाती हैं। जहाँ तक रोमन में हिंदी की ध्वनियाँ नहीं होने का प्रश्न है, दर्शन संबंधी साहित्य में उसकी पद्धति विकसित हो चुकी है। दर्शन संबंधी साहित्य, जैसे छोटी ई है तो आई, तो बड़ी ई है जब तो आई के ऊपर एक मात्रा खींच देंगे। छोटा आ है तो ए, बड़ा आ है तो ए के ऊपर मात्रा, छोटा ऊ है तो यू, बड़ा ऊ है तो यू के ऊपर एक पाई, यानी वही मात्रा टाइप का। ड़ा है तो यन, यन में जैसे नुक्ता लिखते हैं वैसे लिख देंगे, यानी ड़ा के लिए एन या नीचे बूंदी, अंगा के लिए यन के ऊपर बूंदी, बड़ा सा के लिए यस के ऊपर बिंदी, खट्टे सा के लिए यस के नीचे बिंदी, डा के लिए डी के नीचे बिंदी, दा के लिए डी, ता के लिए टी और टा के लिए टी के नीचे बिंदी। वाणी मुरारका ने काव्यालय.com पर अपनी ओर से भी एक ऐसा प्रयास किया है। वाणी मुरारका ने काव्यालय.com पर अपनी ओर से भी एक ऐसा प्रयास किया है जिससे हिंदी की सभी ध्वनियों को रोमन में लिखा जा सके, यानी अंगा या डा है, जैसे डा तो डी, बड़ा डी यानी डी के नीचे भी नुक्ता लगा सकते हैं और ढा को डी एच के नीचे बिंदी लगा सकते हैं। ठीक, अब हम शुरुआत करते हैं नए टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 में हमें देखना है अंधा युग, गुनाहों के देवता तथा जिन्होंने कहा पिंगल ही आगे चलकर ब्रज भाषा यानी धर्मवीर भारती। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। तो हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, तो इसमें वैज्ञानिक विकास बड़ा है और तकनीकी विकास उससे छोटा है, यानी वैज्ञानिक विकास के अंतर्गत ही तकनीकी विकास आता है। तो वैज्ञानिक विकास क्या है? वैज्ञानिक विकास में हम इसे सबसे पहले हम वैज्ञानिक का मतलब समझते हैं। तो वैज्ञानिक क्या है? जिसमें शोध हो, यानी शोध, ग्रंथ, साहित्य, शोध हो, ग्रंथ हो, साहित्य हो, ये वैज्ञानिक होने चाहिए, यानी वैज्ञानिक है। शोध, ग्रंथ, साहित्य ये वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक में दो नाम आता है, गुणाकर मूले और विष्णु जयंत नौर्लीकर। गुणाकर मूले
और विष्णु जयंत नौर्लीकर, गुणाकर मूल्य विष्णु जयंत नौर्लीकर। और वैज्ञानिक विकास में जो पारिभाषिक शब्दावली है उसमें नाम आता है डॉक्टर रघुवीर सुंदरलाल, शांति स्वरूप भटनागर। और पारिभाषिक शब्दावली और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली दोनों लगभग एक ही है। पारिभाषिक शब्दावली और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली एक ही है। और दूसरा देखते हैं तकनीकी विकास। तो तकनीकी विकास को दो रूप से देख सकते हैं, एक कंप्यूटर पूर्व, एक कंप्यूटर या मोबाइल के स्तर पर विकास। और तीसरा है इंटरनेट पर हिंदी की उपस्थिति। तो इंटरनेट पर हिंदी की उपस्थिति में हम पहला देखेंगे मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी का ठोस स्थान, मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी का ठोस स्थान। दूसरा देखेंगे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी कमज़ोर है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी कमज़ोर है। तीसरा पॉइंट है आम संपर्क भाषा में हिंदी के सापेक्ष कोई नहीं है, आम संपर्क भाषा में हिंदी के सापेक्ष कोई नहीं है। तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के विकास से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अच्छे से हो पाएगा। वैज्ञानिक शब्दावली के विकास से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अच्छे से हो पाएगा। इसी के साथ लेक्चर 147 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 148 पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली को 4 प्रकार में बांट देते हैं। 4 प्रकार में मतलब 4 नहीं 2 भागों में बांटेंगे, और एक भाग को 2 भागों में बांटेंगे, फिर एक भाग को फिर 2 भागों में बांटेंगे। जैसे एक हम देखेंगे पूर्ण पारिभाषिक, अर्ध पारिभाषिक, और दूसरा देखेंगे पारदर्शी अपारदर्शी। तो पूर्ण पारिभाषिक शब्दावली कौन सी है? पूर्ण पारिभाषिक। तकनीकी शब्द जो हैं वो पूर्ण पारिभाषिक हैं। अर्ध पारिभाषिक क्या है? पारिभाषिक तथा गैर पारिभाषिक दोनों में जो है वो अर्ध पारिभाषिक है। पारदर्शी क्या है? अर्थ शब्द से ही स्पष्ट हो जाए वो पारदर्शी है। अर्थ जो है शब्द से ही स्पष्ट हो जाए तो वो पारदर्शी है। और दूसरा है अर्थ शब्द से स्वतः स्पष्ट नहीं होता, अर्थ शब्द से स्वतः स्पष्ट नहीं होता तो वो अपारदर्शी है। पारिभाषिक शब्दावली संस्कृत से मतलब संस्कृत में है। संस्कृत में डॉक्टर रघुवीर, सभी भाषाओं से इसका संबंध है, सभी भाषाओं का इससे संबंध है। एक शब्द से अनेक निकट शब्द निकले हैं, एक शब्द से अनेक निकट शब्द निकल सकते हैं। जैसे विधि से विधायक, विधान, संविधान, विधेयक, विधायन, विधिक, वैध, अवैध, वैधता। तो पारिभाषिक शब्दावली क्या है? मुख्य रूप से संस्कृत से निकली है। संस्कृत में एक डॉक्टर रघुवीर तिवारी का नाम भी आता है। सभी भाषाओं से इसका संबंध होता है। एक शब्द से अनेक निकट शब्द निकल सकते हैं। अब हम देखते हैं तकनीकी शब्द। तो तकनीकी शब्द में क्या है? कंप्यूटर। तकनीकी शब्द में हम पहले देखते हैं कंप्यूटर पूर्व। तो कंप्यूटर पूर्व क्या होता था? टाइपराइटर था, ई टाइपराइटर आया, और टेलीप्रिंटर और फैक्स था। तो कंप्यूटर पूर्व में क्या था? टाइपराइटर था। टाइपराइटर में क्या होता था? रेमिंगटन। टाइपराइटर में क्या होता था? रेमिंगटन। रेमिंगटन जो था उसी से अंग्रेजी और हिंदी में लिखा जाता था। उसके बाद ई टाइपराइटर आया, फिर टेलीप्रिंटर या फैक्स आया। अब देखते हैं कंप्यूटरीकरण या कंप्यूटर पश्चात। कंप्यूटरीकरण या कंप्यूटर पश्चात में हार्डवेयर का कोई रोल नहीं है। फिर सॉफ्टवेयर आया। सॉफ्टवेयर में सिस्टम जो है, सिस्टम में विंडोज़ आया, iOS आया, लिनक्स आया। ये हिंदी में नहीं के बराबर थे, ये हिंदी में नहीं के बराबर थे। फिर सॉफ्टवेयर में दूसरा है कस्टम। कस्टम क्या है? किसी खास उद्देश्य के लिए जो बनाया गया वो कस्टम है। कस्टम में 2 चीज़ें हैं, एक डाटा प्रोसेसिंग, एक वर्ड प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग में MS एक्सेल, MS एक्सेस, नंबर्स, स्प्रेडशीट्स ये सभी आती हैं, और ये सभी जो हैं वो हिंदी भाषा में काम करते हैं। जो वर्ड प्रोसेसिंग है, तो वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? वो सॉफ्टवेयर जिसका काम भाषा से जुड़ा हुआ है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? वो सॉफ्टवेयर जिसका काम भाषा से जुड़ा हुआ है।
तो वर्ड प्रोसेसिंग में आता है MS वर्ड, एडोब पेज मेकर। तो ये सभी जो हैं ये सभी भी हिंदी भाषा में भी कार्य करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इनपुट की समस्या। इनपुट की समस्या में टाइपिंग में क्या होता था, रेमिंगटन होता था, हमने पहले ही बताया। उसके बाद रेमिंगटन के बाद फिर इनस्क्रिप्ट आया। उसके बाद फिर गूगल यानी फोनेटिक टाइपिंग आया, यानी जिसका ट्रांसलिट्रेशन हुआ यानी लिप्यंतरण हुआ। तो पहले रेमिंगटन था, फिर इनस्क्रिप्ट आया, फिर गूगल आया। गूगल का अपना फोनेटिक टाइपिंग था जिसका ट्रांसलिट्रेशन यानी लिप्यंतरण हुआ। ठीक, इनपुट की समस्या में पहले टाइपिंग का समस्या हो गया। दूसरा था वॉइस कमांड। तो वॉइस कमांड में जो 80 से 90% था वो वॉइस कमांड ठीक होता था, लेकिन कुछ गलतियां थी। फिर गूगल आया, फिर चिक डक गो आया। इससे क्या हुआ, वॉइस कमांड भी ठीक हो रही है। अब हैंड राइटिंग की समस्या थी। हैंड राइटिंग सही से नहीं, मतलब लिख के नहीं हम कर सकते थे, इनपुट नहीं दे सकते थे। फिर धीरे धीरे अब वो भी हो चुका है। फिर आया फोटो कमांड या विजुअल कमांड, जिसे OCR बोलते हैं, यानी ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्निशन। फोटो कमांड या यूजुअल कमांड था जिसे OCR बोलते हैं, ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो अब वो लगभग वो भी आ चुका है। ये सब समस्या थी। कौन कौन सी, टाइपिंग की समस्या, वॉइस कमांड, हैंड राइटिंग, फोटो कमांड या यूजुअल कमांड। ठीक, अब देखते हैं फॉन्ट। फॉन्ट में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा वो आती हैं, कौन सा की दबाने से कौन सा कैरेक्टर छपेगा। फॉन्ट में ये पहली चीज़ें हैं। दूसरी है कैरेक्टर जो आएगा उसका चित्र कैसा होगा, दूसरा ये आता है। तो हिंदी के सबसे प्रसिद्ध फॉन्ट कौन कौन से हैं, चाणक्य हैं, कृतिदेव हैं और मंगल हैं। ठीक, अब हम एक संस्था है जिसका नाम है ASCII। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो ASCII संस्था है, इन्होंने बाइट की खोज की और कहा कि एक बाइट्स जो है उसमें 8 बिट होते हैं, और जो 8 बिट हैं उसमें 252 ऑप्शन थे। ठीक, तो फिर इन्होंने एक बाइट बराबर 8 बिट बताया और 8 बिट को 252 ऑप्शन बताया, मतलब 252 ऑप्शन हो सकते हैं। यूनिकोड आया। यूनिकोड में क्या था, एक बाइट्स में 16 बिट्स थे, एक बाइट्स में 16 बिट्स थी, जिसमें 65,536 ऑप्शन हो सकते थे। यानी यूनिवर्सल कोड 2007 के बाद आया। यूनिवर्सल कोड 2007 के बाद यानी यूनिकोड आया, जिसमें एक बाइट्स में 16 बिट्स थी और 16 बिट्स में 65,536 ऑप्शन हो सकते थे। अब हम देखते हैं आउटपुट। तो आउटपुट दो तरीके से होता है, एक तो टेक्स्ट, एक वॉइस आउटपुट। टेक्स्ट और वॉइस आउटपुट। अब हम देखते हैं अनुवाद और शब्दकोश। तो अनुवाद के लिए अनुवाद 65% जो अनुवाद है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा होता है और 85% गूगल सही कर पाता है, जो लगभग अब ज़्यादा भी हो चुका है। तो 85%, लेकिन अभी हम कह सकते हैं अनुवाद गूगल करता है, सही करता है। 2022 तक लगभग 100% होने की संभावना थी, जो कि अभी हो नहीं पाई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 95% तक अनुवाद गूगल या 90-95 तक सही कर लेता है। प्रभासाक्षी.com के जो लेखिका हैं या जो उसकी मतलब ओनर है बालेंदु शर्मा दाधीच प्रभासाक्षी.com की जो हैं, उन्होंने कहा कि 85% जो
गूगल है वो अनुवाद सही कर लेता है। और फिर अगला है साहित्यिक क्षेत्र में शायद ना हो पाए, बाकी क्षेत्रों में हो सकता है। इन्होंने कहा कि साहित्यिक क्षेत्र में हो सकता है कि अनुवाद सही ना हो पाए, लेकिन बाकी क्षेत्रों में हो सकता है। शब्दकोश में क्या है? शब्दकोश एक है शब्दकोश.com, वो हिंदी से हिंदी में आप शब्द का अनुवाद करना चाहेंगे तो हो जाएगा, यानी देख सकते हैं। और गूगल ट्रांसलेट तो है ही, गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कर सकता है, हिंदी से अंग्रेजी में भी कर सकता है। अब हम देखते हैं इंटरनेट पर हिंदी। इसको दो रूपों में देखते हैं, एक किन प्रारूपों में है और दूसरा विषय वस्तु की दृष्टि से। तो किन प्रारूपों में है? तो वेबसाइट के प्रारूप में है, ऐप के प्रारूप में है, ब्लॉग के प्रारूप में है। तो इंटरनेट पर हिंदी वेबसाइट, ऐप, ब्लॉग के प्रारूप में है। अब विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो ये ज्ञान के रूप में है, व्यवसाय या वित्त वाणिज्य, ज्ञान, व्यवसाय या वित्त वाणिज्य, प्रशासन, साहित्य, मनोरंजन, पत्रकारिता, सोशल मीडिया आदि के रूप में इंटरनेट पर हिंदी है। अब इसे विस्तार से हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो इसी के साथ लेक्चर 148 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 149 ज्ञान। तो हमने देखा था पहले कि इंटरनेट पर हिंदी को दो भागों में बांटा गया, किन प्रारूपों में और विषय वस्तु की दृष्टि से। तो विषय वस्तु की दृष्टि से हमने कहा था ज्ञान, व्यवसाय या वित्त वाणिज्य, प्रशासन, साहित्य, मनोरंजन, पत्रकारिता और सोशल मीडिया। तो उसमें हम ज्ञान देखते हैं, ज्ञान के रूप में कहाँ कहाँ है। तो विकिपीडिया है सबसे बड़ा ज्ञान के रूप में, विकिपीडिया है जिसमें अंग्रेजी में आर्टिकल लगभग 59 लाख है, जबकि हिंदी में आर्टिकल ऐप पे 1 लाख से भी ज़्यादा है। उसके बाद ज्ञान में दूसरा आता है कोरा। कोरा का नाम आपने सुना ही होगा, QUORA, कोरा। और टेक्निकल में अगर हम बात करें तो टेक्निकल में ब्लॉग्स आती हैं। ब्लॉग्स में अगर हम नाम लें 3-4 का, तो ब्लॉग में पहला ब्लॉग का नाम है हिंदी में .net, चंदन का है। हिंदी में .net ब्लॉग का नाम है। दूसरे ब्लॉग का नाम अमित सक्सेना का ब्लॉग का नाम है hindiTechie.com, hindiTechie.com। और तीसरा है स्कंद शुक्ला का मेडिकल साइंस, स्कंद शुक्ला मेडिकल साइंस। ठीक, अब देखते हैं व्यवसाय या वित्त वाणिज्य में। तो व्यवसाय या वित्त वाणिज्य में है हिंदी शेयरमार्केट.com, हिंदी शेयरमार्केट.com। और दूसरा है elearnmarkets.com, elearnmarkets.com, hindi.goodreturns.in, gurujiTips.in, पूंजीबाजार.com, पूंजीबाजार.com के बाद policybazaar.com। ठीक, ये सब तो वेबसाइट थी। अगर हम ब्लॉग की बात करें इसमें तो shoutmehindi.com, shout SHOUTME hindi.com हर्ष अग्रवाल का है। ब्लॉगिंग या सोशल मीडिया से धन कमाने के तरीकों के बारे में बताया गया है, shoutmehindi.com। और प्रशासन में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें तथा जिला के वेबसाइटें इंग्लिश तथा हिंदी में उपलब्ध हैं, यानी NIC.in के साथ लिखती हैं, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC.in के साथ लिखते हैं। साहित्य में अगर हम देखें तो साहित्य में है जानकीपुल.com, जानकीपुल.com प्रभात रंजन का है, जानकीपुल.com। लेटेस्ट अपडेट्स ऑन हिंदी लिटरेचर, यानी हिंदी साहित्य को लेकर जो तकनीकी यानी लेटेस्ट अपडेट हुए हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे प्रभात रंजन के वेबसाइट जानकीपुल.com पे। दूसरा है कविताकोश.com, कविताकोश.com। तीसरा है गद्यकोश.com। चौथा है रेखता.com। पांचवा है काव्यालय.com, काव्यालय.com। छठा है अनुभूति.com और सातवां है अभियख.com।
abhyvyk.com यानी abhyvyk.com। और नए नए जो हैं उसमें आते हैं साहित्य में सायक आलोक, बाबूसा कोहली और नीलोत्पल मृणाल। ये भी नए नए साहित्य के क्षेत्र में इनका नाम है, सायक आलोक, बाबूसा कोहली, नीलोत्पल मृणाल। अब देखते हैं पत्रकारिता में, तो लगभग सभी अखबारों ने अपने ई संस्करण शुरू कर दिए हैं। और इन शॉर्ट्स पत्रकारिता में आता है, इन शॉर्ट्स है, news.nib है, हिंदी नेस्ट.com है, हिंदी NEST नेस्ट.com है, webdunia.com है। मनोरंजन के क्षेत्र में देखें तो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ALT बालाजी है, हॉटस्टार है। ये सभी हिंदी में वेब सीरीज चलती हैं तथा कई अंग्रेजी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद भी है। सोशल मीडिया में बात करें तो फेसबुक है, ट्विटर है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, 13, 14, 15। क्वेश्चन 12 है, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी की स्थिति स्पष्ट करते हुए शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 13 है, हिंदी में पर्याप्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के बावजूद विज्ञान लेखन में इसे लोकप्रियता क्यों नहीं मिल पाई, स्पष्ट करें। ये 2015 में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोग की क्या कठिनाइयाँ हैं, तर्कसंगत उत्तर प्रस्तुत कीजिए। ये 2016 में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा की दशा और दिशा की विवेचना कीजिए। ये 2017 में पूछा गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण, जिसमें पहला पॉइंट है, श्री कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की मूल विशेषता इसकी बोधगम्यता है। व्याकरणिक धारणाओं की सरल व संक्षिप्त परिभाषा दी है। उदाहरण के लिए वे समास को परिभाषित करते हुए कहते हैं, दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या अधिक शब्दों में जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। इसी प्रकार लिंग की परिभाषा उन्होंने इन शब्दों में दी है। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी वस्तु की जाति का मतलब है पुरुष या स्त्री से। ठीक। दूसरा पॉइंट है, श्री कामता प्रसाद गुरु के ग्रंथ में अंग्रेजी के व्याकरण को क्रम आदि के लिए मूल आधार बनाया गया है ताकि पाठकों को व्याकरणिक व्यवस्था आसानी से समझ आ सके। उन्होंने स्वयं इस संबंध में लिखा है कि अंग्रेजी व्याकरण की प्रणाली के अनुसरण का मूल कारण यह है कि इसमें सरलता और स्पष्टता विशेष रूप से पाई जाती है। हिंदी भाषा के लिए वह दिन सचमुच बड़े गौरव का दिन होगा जब इसका व्याकरण अष्टाध्यायी और महाभाष्य के मिश्रित रूप में लिखा जाएगा, पर वह दिन अभी बहुत दूर दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट है, तुलनात्मक पद्धति भी इस ग्रंथ की एक बड़ी विशेषता है। कांता प्रसाद जी ने लगभग हर सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उसकी तुलना संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं से की है, जिससे बोधगम्यता और बढ़ गई है। अब हम देखते हैं किशोरी दास वाजपेयी।
किशोरी वाजपेयी कृति हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ अंग्रेजी और संस्कृत भाषा वैज्ञानिकों के ढांचों को आधार बनाकर नहीं लिखा गया है। किशोरीदास जी पहले के ग्रंथों पर व्यंग्य करते हैं और दावा करते हैं कि उनकी पुस्तक हिंदी की मौलिक आधार लेकर लिखी गई है। कोई व्याकरण अंग्रेजी के आधार पर लिखा गया है और कोई संस्कृत के आधार पर। हिंदी के आधार पर हिंदी का व्याकरण बना ही नहीं, तब तो उलझन होगी ही। दूसरा पॉइंट है, वाजपेयी जी कई साहसिक प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए लंबे समय से सहमति थी कि ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन, किंतु उन्होंने जोर देकर सिद्ध किया कि आयोगवाह ध्वनियों को भी पृथक वर्ग मानना जरूरी है। आयोगवाह ध्वनियों को भी पृथक वर्ग मानना जरूरी है। वे लिखते हैं, अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है। ये व्यंजनों की तरह स्वर के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन भी नहीं है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। तीसरा पॉइंट है, हिंदी की कारक व्यवस्था पर किशोरीदास जी ने मौलिक विचार किया है। उनकी राय में प्रतिपादक और विभक्ति के नियुक्त हो जाने के बावजूद हमें विभक्ति शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, परसर्ग का नहीं। दोबारा से बोलूँगा ये पूरा। हिंदी की कारक व्यवस्था पर किशोरीदास जी ने मौलिक विचार किया है। उनकी राय में प्रतिपादक और विभक्ति के वियुक्त हो जाने के बावजूद हमें विभक्ति शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, परसर्ग का नहीं। विभक्ति शब्द हमें परंपरा से प्राप्त है, सुप्रसिद्ध है। उसके जगह परसर्ग शब्द चलाना किस काम का, क्या लाभ। और चौथा पॉइंट है, इस ग्रंथ के परिशिष्ट में हिंदी के बोलियों का भी विवेचन किया गया है। किशोरीदास जी ने कोशिश की है कि हिंदी और उसके बोलियों के बीच एक सूत्रता की खोज की जा सके। तो ये पॉइंट फिर से पढ़ूंगा। इस ग्रंथ के परिशिष्ट में हिंदी के बोलियों का भी विवेचन किया गया है। किशोरीदास जी ने कोशिश की है कि हिंदी और उसके बोलियों के बीच एक सूत्रता की खोज की जा सके। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक तकनीकी विकास। वैज्ञानिक तकनीकी विकास ये पूछा गया है। इसमें देखते हैं हम हिंदी में अनुदित लेखन। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने गंभीर प्रयास किया कि हिंदी में विश्व की अच्छी पुस्तकों का अनुवाद उपलब्ध हो। इस प्रयास में कई अन्य निजी संस्थानें भी शामिल हों। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ द्वारा प्रकाशित प्रगति प्रकाशन ने समाजवाद और मार्क्सवाद से जुड़े हिंदी अनुवाद बेहद सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया। कार्ल मार्क्स पूंजी दास कैपिटल का अनुवाद करते हैं। लेनिन साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का अनुवाद करते हैं, यानी इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। तो कार्ल मार्क्स पूंजीवाद यानी दास कैपिटल का अनुवाद करते हैं। लेनिन जो है वो साम्राज्यवाद यानी पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का अनुवाद करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस संबंध में एक बड़ा प्रयोग किया और हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की स्थापना की। इस संस्थान ने कोशिश की उच्च शिक्षा में
अंग्रेजी में उपलब्ध अच्छी पाठ्यपुस्तकों की हिंदी अनुवाद प्रकाशित की जाए। इस संस्थान से प्रकाशित कई पुस्तकें अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुईं, जैसे पूर्वकालीन भारत रोमिला थापर, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र, आज़ादी के बाद का भारत बिपिन चंद्र, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन सुब्रत मुखर्जी, लोक प्रशासन बदलते परिप्रेक्ष्य प्रोफेसर रुमकी बासु। शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्थापित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने भी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से बाल साहित्य का अनुवाद प्रस्तुत किया, जैसे इसरो की कहानी वसंत गोवरीकर, सामाजिक बदलाव के लिए शिक्षा सुचेता महाजन, और उसके आगे हम देखते हैं बदलाव के लिए शिक्षा यानी सुचेता महाजन। निजी प्रकाशकों ने भी हिंदी में कई ऐसी पुस्तकें अनुवादित की हैं जिन्होंने हिंदी भाषियों के लिए वैश्विक ज्ञान की उपलब्धि आसान की है। सोफी का संसार जोस्टीन गार्डर, राजकमल प्रकाशन। स्त्री उपेक्षिता सिमोन द बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स का अनुवाद, जिसे प्रभा केहतान ने अनुदित किया हिंदी पॉकेट्स बुक पे। ठीक। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रॉयड की साइको एनालिसिस का अनुवाद है। मनोविश्लेषणवाद क्या है? सिगमंड फ्रॉयड की साइको एनालिसिस का अनुवाद, जिसे राजपाल प्रकाशन ने किया। भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी का अनुवाद है भारत गांधी के बाद, जिसे अनुवाद किया था रामचंद्र गुहा ने पेंगुइन प्रकाशन के माध्यम से। पेंगुइन प्रकाशन हिंदी के लगभग सभी प्रसिद्ध कवियों और लेखकों ने अनुवाद कार्य को महत्व दिया है, क्योंकि विश्व के ज्ञान भंडार से जोड़ने का यही एक तरीका था। डॉक्टर नगेंद्र ने I.A. रिचर्ड्स के निबंधों के अनुवाद में रुचि दिखाई तो डॉक्टर नगेन ने I.A. रिचर्ड्स के निबंधों के अनुवाद में रुचि दिखाई तो राहुल संस्कृतायन ने मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अनुवाद में। वर्तमान में प्रभा खेतान, सुशांत झा, प्रभात रंजन, देवेंद्र कुमार जैसे अनुवादक अच्छा अनुवाद कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ है कि व्यवहारिक तौर पर हिंदी किन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो रही है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्रयोजनमूलक हिंदी को 7 भागों में विभक्त किया है। पहला है सामान्य बोलचाल की हिंदी, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ। दूसरा है वाणिज्यिक हिंदी, जैसे शेयर बाजार, सर्राफा बाजार आदि की भाषा, यानी चांदी लुढ़की, सोना भड़का, तो ये सब वाणिज्यिक हिंदी है। तीसरा है कार्यालय हिंदी, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, विज्ञप्ति, अधिसूचना, संकल्प इत्यादि। और चौथा है शास्त्रीय या अकादमिक हिंदी, वह पारिभाषिक शब्दावली जो विभिन्न विषयों में प्रचलित होती है। तो चौथा क्या है? चौथा है शास्त्रीय या अकादमिक हिंदी, वह पारिभाषिक शब्दावली जो विभिन्न विषयों में प्रचलित होती है। और पांचवा है तकनीकी हिंदी, अभियांत्रिकी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी, जैसे कंक्रीट,
निर्माणी, ये सभी जो हिंदी हैं वो तकनीकी हिंदी हैं। छठा है समाजी हिंदी, सामाजिक संगठनों जैसे आर्य भाषा, ब्रह्म समाज की भाषा। और सातवां है साहित्यिक हिंदी। तो ये थे प्रयोजन मूलक हिंदी में, मतलब भोलानाथ तिवारी ने जो प्रयोजन मूलक हिंदी को 7 भागों में बांटा वो था। कौन कौन सा है जल्दी से बोल देता हूँ। सामान्य बोलचाल की हिंदी, पहला सामान्य बोलचाल की हिंदी, दूसरा वाणिज्यिक हिंदी, तीसरा कार्यालय हिंदी, चौथा शास्त्रीय या अकादमिक हिंदी, पांचवा तकनीकी हिंदी, छठा समाजी हिंदी और सातवां है साहित्यिक हिंदी। तो इसी के साथ लेक्चर 149 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 150। जनसंचार माध्यमों में हिंदी की संप्रेषणीयता। जनसंचार माध्यमों में हिंदी की संप्रेषणीयता। पहला पॉइंट है जनसंचार माध्यम का अर्थ उन सभी माध्यमों से है जो लेखन, मौखिक या दृश्य अभिव्यक्तियों को जनसंख्या के बड़े हिस्से तक पहुंचाते हैं या पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिक व अकादमिक क्षेत्रों में हिंदी की स्थिति भले ही कमज़ोर हो, किंतु जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी अभी भी एक मजबूत भाषा है। जैसे अखबार पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, यूट्यूब, वेबसाइट, सोशल मीडिया, फिल्में, वेब सीरियल्स आदि। दूसरा पॉइंट है जनसंचार माध्यम प्रायः निजी हाथों में है, इसलिए संप्रेषणीयता को निश्चित करना उनकी अनिवार्यता है, अन्यथा वे बाजार में टिक नहीं सकेंगे। कुछ माध्यम जो सरकारी नियंत्रण में हैं वे बाजार के दबावों से मुक्त रहकर भाषा की शुद्धता जैसे पक्षों पर ध्यान दे पाते हैं। जैसे प्रकाशन विभाग की पत्रिकाएं, आजकल, योजना, कुरुक्षेत्र इत्यादि। तीसरा पॉइंट है चूँकि हिंदी भाषा एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है और आर्थिक व शैक्षणिक अंतरों से भी भाषा प्रयोग में अंतर पड़ता है, इसलिए विभिन्न जनसंचार संस्थानों में अपने अपने लक्ष्य समूह के अनुसार हिंदी की शैलियाँ विकसित की। पूरा फिर से पढ़ूंगा। चूँकि हिंदी भाषा एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है और आर्थिक व शैक्षणिक अंतरों से भी भाषा प्रयोग में अंतर पड़ता है, इसलिए विभिन्न जनसंचार संस्थानों में अपने अपने लक्ष्य समूह के अनुसार हिंदी की शैलियाँ विकसित की। इसमें का नंबर है अंग्रेजी निष्ठ शैली, यानी जिसे इंग्लिश भी बोलते हैं। नव भारत टाइम्स जैसे अखबारों ने इसका भरपूर प्रयोग किया है। थोड़ी बहुत मात्रा में इंडिया टुडे, बहुत सारे फिल्मों और वेब सीरीज में भी यही शैली इस्तेमाल हो रही है। जैसे एग्जाम्पल है दिल धड़कने दो, मानसून वेडिंग, बेंड इट लाइक। तो ये सब है। आगे एक और है फोर मोर शाउट्स। बहुत सारे प्रयोग हिंदी की बोलियों पर आधारित शैलियों पर आधारित हैं। बहुत सारे प्रयोग हिंदी की बोलियों पर आधारित शैलियों पर आधारित हैं, जिसमें का है राजस्थानी, बालिका वधू, दिया और बाती। खा है अवधी और पूर्वी हिंदी, जिसमें है लगान, प्रतिज्ञा, भाभी जी घर पर हैं, द लल्लन टॉप .com, पीके, ये सभी जो हैं वो अवधी और पूर्वी हिंदी पर आधारित हैं। गा है दक्खनी हिंदी, जो है वेल इन अब्बा। घा है हरियाणवी हिंदी, जिसमें जो है दंगल, लाल रंग, सुल्तान।
अंगा है मुंबईया हिंदी, जिसमें है मुन्ना भाई MBBS, गली बॉय। और चा है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में है सुपर 30। और छा है जहाँ तक मानक और तत्समी हिंदी की बात है कि उसका प्रयोगता वर्ग सीमित है। जनसत्ता अखबार, आहा जिंदगी चाणक्य, आहा जिंदगी चाणक्य सीरियल, चंद्र प्रकाश द्विवेदी इसके निदेशक हैं। तो देखिए, जहाँ तक मानक और तत्समी हिंदी की बात है कि उसका प्रयोगता वर्ग सीमित है, जैसे उसका प्रयोग करते हैं जनसत्ता अखबार और आहा जिंदगी चाणक्य, ये जो सीरियल है इसमें इसका प्रयोग हुआ है। आहा जिंदगी चाणक्य सीरियल के निदेशक हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी। और जा नंबर है पंजाबी हिंदी, पंजाबी हिंदी में है उड़ता पंजाब। ठीक, अब हम देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का विकास। फिर से बोलूँगा, व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का विकास, जिसमें पहला है व्यावसायिक शिक्षा से अर्थ है उन विषयों से जुड़ी शिक्षा जिनका सीधा संबंध रोजगार से है या अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र से है। उदाहरण के लिए चिकित्सा अभियांत्रिकी, वाणिज्यिक प्रबंधन इत्यादि से जुड़े शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा माना जा सकता है। दूसरा है, इस व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का प्रचलन बहुत अधिक नहीं है और यह निसंदेह चिंता की बात है। तीसरा है, वैज्ञानिक तकनीकी के स्तर पर शब्द तो प्रायः बन चुके हैं किंतु वे अभी तक लक्ष्य समूह द्वारा प्रयुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारण हैं, पहला कारण है इसका राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और दूसरा कारण है शब्दों का जटिल होना तथा कई बार एक ही अवधारणा के लिए एक से अधिक शब्दों का होना। हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ प्रचलित तकनीकी शब्द जो चलन में हैं निम्नलिखित है। व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ प्रचलित तकनीकी शब्द जो चलन में हैं निम्नलिखित हैं। जैसे वाणिज्य क्षेत्र में है, वाणिज्य क्षेत्र में पहला शब्द है बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र। दूसरा है डिविडेंड यानी लाभांश। तीसरा है डिवेंचर यानी ऋण पत्र। तो ये सभी शब्द वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रशासन में देखें हम तो पहला शब्द है नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना, नोटिस यानी टिप्पण और नोटिफिकेशन, या नोटिफिकेशन तो हमने देख लिया, अधिसूचना, नोटिस यानी टिप्पण। और तीसरा शब्द है लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब विधायन। अब देखते हैं प्रबंधन से संबंधित। तो प्रबंधन से संबंधित शब्द में पहला है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता। और दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन। तीसरा शब्द है मार्केटिंग यानी विपणन। इसी प्रकार चिकित्सा विज्ञान से संबंधित शब्द है, पहला है BP यानी रक्तचाप। दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस यानी छप रोग या तपेदिक। तीसरा है डायबिटीज यानी मधुमेह। चौथा है OPD यानी बाह्य रोगी विभाग। पांचवा है इमरजेंसी यानी आपातकालीन। अब इसी प्रकार पांचवें पॉइंट में आ जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो चलन में न होने के कारण व्यावसायिक शिक्षा में हिंदी पर्याप्त सफल नहीं हो पा रही है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो चलन में न होने के कारण व्यावसायिक शिक्षा में हिंदी पर्याप्त सफल नहीं हो पा रही है। जैसे है पैरासीटामोल, कैंसर का अनुवाद कर्क रोग है, किंतु अनुचित
डिस्क्लेमर के लिए अस्वीकरण अटपटा सा लगता है। ठीक है, पैरासीटामॉल कैंसर का अनुवाद कर्क रोग है, किंतु अनुचित डिस्क्लेमर के लिए अस्वीकरण अटपटा सा लगता है। रेपो रेट, सेंसेक्स, ये सभी जो हैं इनका हिंदी में अनुवाद नहीं हो पा रहा है, इन्हें अंग्रेजी में ही ऐसे ही लिखते हैं और हिंदी में अनुवाद होता है तो कुछ अटपटा सा लगता है, तो ये कमी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं नए टॉपिक को। नया टॉपिक है हिंदी आलोचना। तो चाहे आलोचना बोला जाए, चाहे समीक्षा बोला जाए, चाहे समालोचना बोला जाए, ये साहित्यिक क्षेत्र में तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आलोचना, समीक्षा, समालोचना। इनसे हम देखते हैं संभावित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा में अंतर व संबंध, 3 स्टार। दूसरा प्रश्न है आचार्य शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, 1 स्टार। तीसरा प्रश्न है द्विवेदी युगीन तुलनात्मक समीक्षा, 2 स्टार। चौथा प्रश्न है आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक व व्यवहारिक समीक्षा पद्धति पर विचार करें। हिंदी समीक्षा के इतिहास में उनका योगदान भी स्पष्ट करें, 5 स्टार। 5 स्टार से फिर से पढ़ूंगा। आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक व व्यवहारिक समीक्षा पद्धति पर विचार करें। हिंदी समीक्षा के इतिहास में उनका योगदान भी स्पष्ट करें, 5 स्टार। और 5वां प्रश्न है आचार्य शुक्ल रसवाद को लोक मंगलवाद के साथ मिलाने में सफल हुए हैं। इस कथन के आलोक में उनकी रस की लोक मंगलवादी धारणा को स्पष्ट कीजिए, 3 स्टार। छठा प्रश्न है स्वच्छंदतावादी समीक्षा, 2 स्टार। 7वां प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र की सैद्धांतिक व व्यवहारिक समीक्षा पद्धति पर विचार करें और हिंदी समीक्षा में उनका योगदान स्पष्ट करें, 3 स्टार। 8वां प्रश्न है साधारणीकरण क्या है? इसकी व्याख्या में आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की धारणाओं को स्पष्ट करते हुए अपनी राय प्रस्तुत करें, 2 स्टार। 9वां प्रश्न है प्रगतिवादी समीक्षा, 5 स्टार। 9वां प्रश्न है प्रगतिवादी समीक्षा, 5 स्टार। 10वां प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा की सैद्धांतिक व व्यवहारिक समीक्षा पद्धति स्पष्ट करें और हिंदी समीक्षा में उनका योगदान स्पष्ट करें, 3.5 स्टार। 11वां प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा प्रतिपादित हिंदी जाति या जातीयता की धारणा स्पष्ट करें, 2 स्टार। 12वां प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा पद्धति तथा उनके महत्व का स्पष्टीकरण दें, 3 स्टार। 13वां प्रश्न है हिंदी की मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, 2 स्टार। 14वां प्रश्न है नई समीक्षा, 2.5 स्टार। 15वां प्रश्न है हिंदी समीक्षा के नए मुहावरे, 1 स्टार। 16वां प्रश्न है हिंदी की समकालीन समीक्षा, 2 स्टार। 17वां प्रश्न है हिंदी समीक्षा और उत्तर आधुनिकता, 1 स्टार। 18वां प्रश्न है हिंदी समीक्षा पर पाश्चात्य समीक्षा पद्धतियों का कितना प्रभाव है, स्पष्ट कीजिए, 2 स्टार। अब हम देखते हैं सैद्धांतिक समीक्षा और व्यवहारिक समीक्षा। सैद्धांतिक समीक्षा हम सबसे पहले देखेंगे, जिसमें पहला है कसौटियों या प्रतिमानों या मानकों का निर्माण करना। सैद्धांतिक समीक्षा में हम पहला है कसौटियों या प्रतिमानों या मानकों का निर्माण करना। दूसरा है काव्यशास्त्र एक सैद्धांतिक समीक्षा है। काव्यशास्त्र एक सैद्धांतिक समीक्षा है। तीसरा है सामान्यता
पहले अपवादता सिद्धांत महाकाव्य की नई कसौटियाँ। ये सामान्यतः पहले सैद्धांतिक समीक्षा होती है, फिर सैद्धांतिक समीक्षा पर आधारित होती है व्यवहारिक समीक्षा। ठीक है। अपवादता जैसे सिद्धांत है महाकाव्य की नई कसौटियाँ। अपवादता ही ऐसा होता है कि पहले सिद्धांत हो गए, यानी महाकाव्य की नई कसौटियाँ, कमायनी के अध्ययन की समस्याएं, यानी व्यवहारिक पहले हमने देखी कमायनी के अध्ययन की समस्याएं, फिर हमने देखा सिद्धांत महाकाव्य की नई कसौटियाँ। तो ऐसा अपवादता ही होता है, नहीं तो सबसे पहले सामान्यता सैद्धांतिक पक्ष आता है, फिर उस पर आधारित होता है व्यवहारिक समीक्षा। ठीक। चौथा है कि केवल सैद्धांतिक समीक्षा में शामिल समीक्षक, केवल सैद्धांतिक समीक्षा में शामिल समीक्षक कौन कौन है? भरत मुनि, भामह, अरस्तु, जॉन ड्राइडन। भरत मुनि, भामह, अरस्तु, जॉन ड्राइडन, ये कौन है? ये हैं केवल सैद्धांतिक समीक्षा में शामिल समीक्षक हैं। ठीक। अब हम देखते हैं व्यवहारिक समीक्षा। व्यवहारिक समीक्षा में पहला है प्रतिमानों के आधार पर किसी रचना विशेष का मूल्यांकन या गुण दोष विवेचन करना। प्रतिमानों के आधार पर किसी रचना विशेष का मूल्यांकन या गुण दोष विवेचन करना। प्रतिमानों के आधार पर किसी रचना विशेष का मूल्यांकन या गुण दोष विवेचन करना। ठीक। और दूसरा इसमें यही था कि समानता पहले सैद्धांतिक पक्ष आते हैं, उन पर आधारित व्यवहारिक समीक्षा होता है। अपवादता ही कभी कभी ऐसा होता है कि कमायनी के अध्ययन की समस्याएं आई, यानी व्यवहार पहले आया, उसके बाद उसका अध्ययन यानी सिद्धांत महाकाव्य की नई कसौटियाँ बनाया गया। तो ऐसा बहुत कम होता है कि पहले व्यवहारिक समीक्षा आ गई उसके बाद उसका सिद्धांत बनाया गया, नहीं तो समानता पहले सिद्धांत आता है, फिर उस पर आधारित होता है व्यवहारिक समीक्षा। तीसरा पॉइंट है इसमें केवल व्यवहारिक समीक्षा जो है वो उसमें अलियज, नंद किशोर नवल कवि आते हैं। अलियज और नंद किशोर नवल जो केवल व्यवहारिक समीक्षा में हैं। और दोनों क्षेत्रों में जो समीक्षक हैं उनकी अगर हम बात करें, दोनों क्षेत्रों में जो समीक्षक हैं तो उसमें पहला नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो सैद्धांतिक समीक्षा करते हैं, मुख्यतः सैद्धांतिक समीक्षा करते हैं। तो उन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा में क्या क्या बताया? आचार्य राम शुक्ल ने रस मीमांसा, कविता क्या है, दो मतलब समीक्षक लिखी जो सैद्धांतिक समीक्षा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा, कविता क्या है, ये दो इनकी सैद्धांतिक समीक्षा है। और जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, भरमर गीत सागर की भूमिका, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, तुलसीदास, भरमर गीत सागर की भूमिका, भरमर गीत सार की भूमिका, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, तुलसीदास, भरमर गीत सार की भूमिका, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यवहारिक समीक्षा है। और वही डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो रस सिद्धांत जो है, रस सिद्धांत, ये इनकी सैद्धांतिक समीक्षा है। और कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये इनका व्यवहारिक समीक्षा है। अब हम देखते हैं हिंदी समीक्षा का इतिहास। तो हिंदी समीक्षा के इतिहास को शुक्ल युग, शुक्ल पूर्व युग और शुक्लोत्तर युग में बांट के देखा जाता है। शुक्ल पूर्व युग में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इन दोनों का तुलनात्मक समीक्षा किया जाता है, मतलब इन दोनों को देखा जाता है। उसके बाद शुक्ल युग आता है, फिर शुक्लोत्तर युग आता है। शुक्लोत्तर युग में पहला स्वच्छंदतावादी आते हैं, फिर प्रगतिवादी समीक्षा आते हैं, फिर ऐतिहासिक या मानवतावादी आते हैं, फिर मनोविश्लेषणवादी समीक्षा आते हैं, फिर नई समीक्षा आते हैं। तो शुक्लोत्तर युग में पहला स्वच्छंदतावादी है जिसमें शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र स्वच्छंदतावादी में आते हैं। दूसरा है प्रगतिवादी समीक्षा जिसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह,
ये प्रगतिवादी समीक्षा में आते हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक या मानवतावादी, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक या मानवतावादी समीक्षा में आते हैं। उसके बाद चौथा है मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, इसमें हमें कोई नाम नहीं पता है। पांचवा है नई समीक्षा में लक्ष्मीकांत वर्मा अज्ञे 2 नाम आता है। अब हम देखते हैं शुक्ल पूर्व युग में 2 नाम हैं, भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन। तो भारतेंदु युगीन में नाटक निबंध है सैद्धांतिक समीक्षा। भारतेंदु युग में नाटक नाम से निबंध है जो सैद्धांतिक समीक्षा है। दूसरा है सच्ची समालोचना जो बालकृष्ण भट्ट का है, वो है। शुक्ल पूर्व युग मतलब जो समीक्षा है हिंदी समीक्षा भारतेंदु युगीन में, उसमें सबसे पहला है नाटक निबंध जो सैद्धांतिक समीक्षा है। सच्ची समालोचना जो बालकृष्ण भट्ट का है। तीसरा है साहित्य इतिहास जो ग्रियर्सन का है। और चौथा है लोक मंगलवादी उपयोगितावादी दृष्टिकोण। तो भारतेंदु युग में इतना चीज़ है। भारतेंदु युगीन में नाटक निबंध सैद्धांतिक समीक्षा है, सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट, साहित्य इतिहास ग्रियर्सन का और लोक मंगलवाद उपयोगितावादी दृष्टिकोण। ठीक। और शुक्ल पूर्व युग में जो दूसरा है द्विवेदी युगीन, उसमें सबसे सशक्त हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सबसे सशक्त कौन है द्विवेदी युगीन में? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद दूसरा है मिश्र बंधु विनोद दूसरे हैं, जिसमें राम बिहारी गणेश बिहारी सुखदेव का भी नाम आता है। राम बिहारी गणेश बिहारी सुखदेव मिश्र बंधु विनोद का नाम आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद मिश्र बंधु विनोद का नाम आता है। उसके बाद राम बिहारी गणेश बिहारी सुखदेव का भी नाम आता है। उसके बाद है इन्होंने द्विवेदी युग में तुलनात्मक समीक्षा भी लिखी है। तो तुलनात्मक समीक्षा में द्विवेदी युगीन तुलनात्मक समीक्षा। चलिए हम पढ़ते हैं द्विवेदी युगीन तुलनात्मक समीक्षा। तुलनात्मक समीक्षा का अर्थ है कवियों या रचनाकारों की रचना करते हुए तुलना करना। फिर से पढ़ता हूँ। तुलनात्मक समीक्षा का अर्थ है कवियों या रचनाकारों की रचना करते हुए तुलना करना। सीमित मात्रा में यह प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही दिखती है, जिसे सूर तुलसी और कवि गढ़िया जड़िया तथा सकल कवि बराती दूल्हा राय जैसे कथनों में देखा जा सकता है, किंतु व्यवस्थित तौर पर द्विवेदी युगीन में तुलनात्मक आलोचना की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इस प्रवृत्ति की शुरुआत पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित बिहारी सतसही की टीका से हुई। जिसमें उन्होंने सादी जैसे कई कवियों से तुलना करते हुए सिद्ध किया कि श्रृंगार के क्षेत्र में बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने विख्यात पुस्तक हिंदी नवरत्न में इसके विपरीत दावा किया और सिद्ध किया कि देव हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और वे बिहारी से बेहतर हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण बिहारी मिश्र ने एक पुस्तक लिखी, देव और बिहारी। उन्होंने भी इस पुस्तक में यही साबित किया कि देव हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और बिहारी उनकी तुलना में हीन हैं। इसके उत्तर में लाला भगवान दीन ने एक पुस्तक लिखी, बिहारी और देव, और सिद्ध किया कि बिहारी न सिर्फ देव से बेहतर हैं बल्कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इसके उत्तर में लाला भगवान दीन ने एक पुस्तक लिखी, बिहारी और देव,
और सिद्ध किया कि बिहारी न सिर्फ देव से बेहतर हैं बल्कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तुलनात्मक समीक्षा के इस प्रवृत्ति का लाभ यह हुआ है कि हिंदी के प्रमुख कवियों पर अनुसंधान तथा मूल्यांकन हुआ, किंतु इस संपूर्ण पद्धति की सीमा यह रही है कि इसमें आलोचना में सिर्फ रसवादी और काव्य शास्त्रीय पैमाने के आधार पर हुई। उसमें लोक मंगलवाद जैसे तत्व अनुपस्थित रहे। इतना फिर से पढ़ूंगा। तुलनात्मक समीक्षा के इस प्रवृत्ति का लाभ यह हुआ है कि हिंदी के प्रमुख कवियों पर अनुसंधान तथा मूल्यांकन हुआ, किंतु इस संपूर्ण पद्धति की सीमा यह रही है कि इसमें आलोचना में सिर्फ रसवादी और काव्य शास्त्रीय पैमाने के आधार पर हुई। उसमें लोक मंगलवाद जैसे तत्व अनुपस्थित रहे। पिछले कई वर्षों से यह सभा एक शोध पत्रिका का प्रकाशन निरंतर कर रही है, जिसका नाम है नागरी प्रचारिणी पत्रिका। यह सभा हिंदी में टंकण तथा आशुलिपि आदि पाठ्यक्रमों का संचालन करती है। पिछले कई वर्षों से यह सभा एक शोध पत्रिका का प्रकाशन निरंतर कर रही है, जिसका नाम है नागरी प्रचारिणी पत्रिका। यह सभा हिंदी में टंकण तथा आशुलिपि आदि पाठ्यक्रमों का संचालन करती है। अब देखते हैं आचार्य शुक्ल युग। आचार्य शुक्ल युग में दो पक्ष है, एक सैद्धांतिक समीक्षा, एक व्यवहारिक समीक्षा। तो सैद्धांतिक समीक्षा का स्रोत है रस मीमांसा, काव्य शास्त्रीय निबंध। काव्य शास्त्रीय निबंध का उदाहरण है कविता क्या है। तो स्रोत में है रस मीमांसा, काव्य शास्त्रीय निबंध। काव्य शास्त्रीय निबंध का उदाहरण है कविता क्या है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद में पहले है तेन ने प्रत्यक्षवाद दिया, और दूसरा है रसवाद और लोकमंगलवाद। तेन ने प्रत्यक्षवाद दिया और दूसरा है रसवाद और लोकमंगलवाद। ठीक। तो आचार्य शुक्ल की रस की लोकमंगलवादी धारणा। आचार्य शुक्ल की रस की लोकमंगलवादी धारणा। पहला है इसमें रस। आरंभ में लोक के निकट थी। रस क्या है? आरंभ में लोक के निकट। कर्मशः संकीर्ण। जगन्नाथ ने कहा कर्मशः संकीर्ण। आचार्य शुक्ल कहते हैं नवजागरण। नवजागरण में समाज का महत्व व्यक्ति से ज़्यादा था, यानी रस की लोकमंगलवादी धारणा। राम के संघर्ष ज़्यादा बेहतर है कृष्ण की लीलाओं से। इन्होंने कहा कि रस की लोकमंगलवादी धारणा में इन्होंने कहा कि राम के संघर्ष ज़्यादा बेहतर है कृष्ण की लीलाओं से। दूसरा है रस लौकिक है, यानी रस की लोकमंगलवादी धारणा है। तीसरा है साधनावस्था सिद्धावस्था। दो भाग हैं, साधनावस्था सिद्धा अवस्था। रस लौकिक है। अगर रस अलौकिक है यानी परंपरागत रूप में अलौकिक है तो लोकोत्तर मतलब लौकिक से बेहतर, अलौकिक के समतुल्य। अगर लोकोत्तर बोला जाए तो लौकिक से बेहतर, अलौकिक से कम, मतलब अलौकिक के समतुल्य। लौकिक से बेहतर, अलौकिक के समतुल्य। और लौकिक बोला जाए तो नंद दुलारी वाजपेयी लौकिक मतलब लिखते हैं, बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसी के साथ लेक्चर 150 यहीं पर समाप्त होता है।